दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। दोस्तों हम बात करेंगे आज करंट अफेयर क्विज की। करंट अफेयर 4 जून का आज दिन है हमारे पास। बात करेंगे करंट अफेयर क्विज की। मॉर्निंग के अंदर हम 4-5 अच्छे टॉपिक करते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन होता है और ये पूरा जो डिस्कशन है यूपीएससी सीएससी 2020 और 21 के लिए बहुत ही जरूरी आपका रहने वाला है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मेरी बात को याद रखना, बहुत ही ज्यादा आपके लिए जरूरी रहने वाला है। यहां पर देख रहे होंगे सुमित 10 ये है दोस्तों मेरा कोड है सुमित 10 का आप इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी। मैं आपको बता दूं यूपीएससी सीएससी की अगर हम बात करते हैं, यूपीएससी सीएससी के अंदर अगर हम बात करें तो इस कैटेगरी के अंदर अनअकैडमी ने 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेके आए हैं। तो ये जो 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन है इट विल कॉस्ट यू 90, वैसे प्राइस है 92,000, बट आप अगर यहां पर आते हो, आप इस प्लेटफॉर्म पे अभी आ रहे हो, सो दिस कोर्स यू कैन गेट दिस कोर्स ओनली एट 52,000। 52,000 रुपए में कोर्स आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करते हो तो यू विल गेट दिस कोर्स ओनली एट 43,200। सो दिस इज अ वेरी गुड ऑफर यार, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड द अपॉर्चुनिटी इज ऑल्सो वेरी गुड बिकॉज वी जस्ट स्टार्टेड द मिशन आईएएस। आप लोगों को पता ही होगा 5 जून से मैंने मिशन आईएएस 2021 जो है वो स्टार्ट कर दिया दोस्तों। सो आइए इसमें जुड़िए और अपनी सक्सेस को इंश्योर कीजिए, सफलता को इंश्योर कीजिए। मिशन आईएएस 2021 के लिए कैसे बने आईएएस 2021 में सुमित सर के साथ, मेरे साथ आप जुड़िए मेरे साथ दोस्तों। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए, मेरा गाइडेंस लीजिए, मेरे गाइडेंस का भरोसा आपके साथ चलेगा दोस्तों। मैं आपको गाइड करूंगा थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरी प्रोसेस में मैं आपको मार्गदर्शन करने वाला हूं। सो ये रहा अपना कोर्स जो 5 जून से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। 2 ईयर का प्लान जस्ट कोस्ट यू 43,200। मैं बार बार बोलता हूं सपनों की कोई कीमत नहीं होती। डिसाइड आप करो ये कीमत बड़ी है या आपके सपने बड़े हैं। डिसाइड करो आपके हौसले बड़े हैं कि आपकी समस्याएं बड़ी हैं। प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बट आपको प्रॉब्लम से ऊपर उठना है। जो लोग रिस्क लेते हैं लाइफ में वही कुछ बड़ा करते हैं। सो याद रखना दोस्तों सुमित 10 मेरा कोड है, सिर्फ सुमित 10 को रेफरल कोड ही आपको इस्तेमाल करना है ताकि आपको ये बेनिफिट, ये डिस्काउंट जो है वो प्रॉपर अवेलेबल हो सके। बात करते हैं दोस्तों ऑफिशियल कोड लैंग्वेज इन इंडिया की। ऑफिशियल कोड लैंग्वेज क्या है भारत के अंदर, मैं उसकी बात करने वाला हूं यहां पर आपसे। सो ऑफिशियल कोड लैंग्वेज इन इंडिया अभी रिसेंटली एक इशू हुआ है। आप अगर मैं बात करूं हरियाणा गवर्नमेंट ने एक आपका अमेंडमेंट किया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल लैंग्वेज में। उन्होंने बोला है कि भारत के अंदर, हरियाणा के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर हिंदी का इस्तेमाल किया जाएगा। हिंदी कंपलसरी बना दी गई है। बाकी हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, आप लोग भी जानते हो। हिंदी को कंपलसरी कर दिया गया है, हिंदी को कंपलसरी बना दिया गया है। साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो हिंदी के कंपलसरी करने के बाद एक और भी काम किया कि जो हाईकोर्ट होते हैं ना, हाईकोर्ट है जो आपका हरियाणा और पंजाब का जो कंबाइंड हाई कोर्ट है, हरियाणा पंजाब एंड चंडीगढ़ का, वो भी अब हिंदी में चलेगा। बशर्ते आप हिंदी में चला सकते हो, जजमेंट हिंदी में भी दे सकते हैं, लेकिन आपका जजमेंट जो है वो इंग्लिश में भी रहेगी। सो इस बात पे कंट्रोवर्सी चली गई और मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सो वही पूरा मुद्दा जो है उसके ऊपर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखो दोस्तों यहां वो सवाल नहीं होते क्वेश्चन बनाने को, मैं कुछ भी एड़े गहरे टेढ़े मेढ़े मतलब तोड़ मरोड़ के कोई भी क्वेश्चन दे सकता हूं, लेकिन हमें यूपीएससी के ओरिएंटेशन में रह के काम करना है, यूपीएससी के ओरिएंटेशन के हिसाब से काम करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम डूइंग दैट with you. So दोस्तों let's start the question. पहला consider the following statement with respect to the official statement, official court language in India. दोस्तों आधिकारिक न्यायालय की भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन हैं जिन पर आपको विचार करना है। The governor of a state with the previous consent of the president authorize the use of Hindi language or any other language used for any official purpose of the state in proceedings of the High Court provides that decrees judgments or the order passed by such high courts shall be in the English। क्या कह रहा है, राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ, पूर्व सहमति के साथ राज्य के किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए उच्च न्यायालय में कार्यवाही में हिंदी भाषा या किसी अन्य भाषा का उपयोग करने के लिए अधिकृत करते हैं, बशर्ते कि निर्णय आदेश जो है वो आपका हिंदी में भी पारित किया गया हो, है ना। सॉरी, हिंदी में भी किया और इंग्लिश में भी, मतलब इंग्लिश में पारित कर दो, आप हिंदी में उसको जजमेंट को रिलीज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया has provided that all proceedings in the Supreme Court and in the every High Court will be in English until the Parliament by law may otherwise provide। सिंपल बात बोली गई है भारत के संविधान में कि जब तक या तो सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा नियम बनाएगा, कोई ऐसा कानून बनाएगा और उस नियम और कानून के तहत ही कुछ ऐसा किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है
उसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया हुआ है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रावधान बनाया हुआ है, सॉरी, कि सुप्रीम कोर्ट और भारत के जितने भी हाई कोर्ट है उनकी प्रोसीडिंग इंग्लिश के अंदर ही होगी। अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करोगे आप जब तक पार्लियामेंट, संसद इनके संदर्भ में कोई और कानून नहीं बना देता। तो आपसे पूछा है इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। तो आपको बता दूं मैं दोस्तों, अगर गवर्नर विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के साथ साथ अगर गवर्नर इस बात को ऑथोराइज कर देता है कि ठीक है, आप जितने भी स्टेट्स में जो आपकी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, जितनी भी ट्रिब्यूनल्स हैं, उनकी प्रोसीडिंग हिंदी में की जा सकती है, बशर्ते जो जजमेंट है वो इंग्लिश में हो, तो ये एग्रीएबल है, ये वैलिड है बात। भारत के संविधान के अंदर ये प्रावधान भी है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो आपका कार्रवाई है वो इंग्लिश में चलेगी जब तक पार्लियामेंट कोई दूसरा कानून नहीं बना देता। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और स्टेटमेंट में पूछा क्या तो नॉट करेक्ट, इसलिए डी होगा, नाइदर वन नोर टू, है ना। एक्सप्लेनेशन की बात करता हूं, द हरियाणा कोर्ट डिसीजंस टू एनफोर्स यूज ऑफ हिंदी इन ऑल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल अक्रॉस द स्टेट हैज बीन चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली। हरियाणा सरकार द्वारा भारत राज्य भर में सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में हिंदी के उपयोग को लागू करने के फैसले को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। क्या हिंदी अपनी नेशनल लैंग्वेज है? नहीं यार, हिंदी अपनी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूं आर्टिकल, बताओ, आप बताओ मुझे, हिंदी क्या नेशनल लैंग्वेज है? मैं कह रहा हूं नेशनल लैंग्वेज नहीं है, या है? चलो मैं कह रहा हूं नेशनल लैंग्वेज है, आप बताओ क्या है? क्या हिंदी भारत की नेशनल लैंग्वेज है? आप मुझे इस बात पर चर्चा करोगे कमेंट बॉक्स में, मुझे आप सभी की चर्चा चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 368 जो आर्टिकल 368(1) है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन द एवरी हाई कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश until the parliament by the law otherwise provides। संविधान का अनुच्छेद 348(1) ये प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में ही होगी जब तक कि संसद कानून द्वारा अन्यथा कुछ और प्रोविजन या कुछ और प्रावधान नहीं बनाता है। इसके अकॉर्डिंग में अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू द हरियाणा ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट 2020, हरियाणा सरकार ने एक ऑफिशियल अमेंडमेंट एक्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट 2020 पास किया है, जिसमें यह बात बोली गई कि ऑल सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट्स इन द हरियाणा सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट ऑफ द पंजाब एंड द हरियाणा, ऑल रेवेन्यू कोर्ट, रेंट ट्रिब्यूनल एंड अदर कोर्ट जो हैं जितने भी भारत में हैं कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, वर्क शैल बी डन इन हिंदी लैंग्वेज, सब में हिंदी में काम होगा, है ना। इस मुद्दे को चैलेंज किया गया कहां पर दोस्तों? आपका इस मुद्दे को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। हरियाणा गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट पास किया जिसका नाम था हरियाणा ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट 2020, जिसमें बोला गया कि भारत के जितने भी कोर्ट्स हैं, इंडिया के हरियाणा के जितने भी कोर्ट्स हैं, चाहे वो पंजाब आपका हाई कोर्ट हो, चाहे आपके सबऑर्डिनेट्स कोर्ट हो, चाहे आपके सिविल कोर्ट्स हो, क्रिमिनल कोर्ट्स हो, सबके सब में जो मामला है, या रेंट ट्रिब्यूनल्स हो, सबके सब में जो मामला है दोस्तों वो किस में होगा? आपका राज्य जो है वो सारी की सारी कार्रवाई हिंदी भाषा में करेगा। ठीक है, बाकी आर्टिकल 348(2) मैंने अभी बताया आपको आर्टिकल 348(1) का। ठीक है, दिस इज द आर्टिकल 348(1) जो क्या कहता है, लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी जब तक पार्लियामेंट कोई अदर प्रावधान नहीं बनाता, इंग्लिश लैंग्वेज ही रहेगी आपका। सेकंड यहां पर बात क्या की गई है दोस्तों? सेकंड यहां पर बात की गई है आर्टिकल 348 के अंदर, स्टेट दैट द गवर्नर ऑफ द स्टेट में विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, की राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेगा, and he will authorize the use of Hindi language or any other language used for any official purpose of the states in the proceeding of the high courts having its principal seat in the states, provided that a decree, judgments or the order passed by such courts shall be in English। मतलब इंग्लिश में होने चाहिए, बाकी जितनी भी इनकी कार्रवाई है, प्रोसीडिंग्स जो है वो आप किस में लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में स्टार्ट कर सकते हो? हिंदी लैंग्वेज के अंदर आप कर सकते हो अगर प्रेसिडेंट ने उसकी पूर्व अनुमति दी है और गवर्नर ने उसको पास किया है तो। ठीक है, अब भारत में भी एक और भी एक्ट है जिसको हम बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। सेक्शन 7 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट सेक्शन 163 प्रोवाइड्स दैट द यूज ऑफ हिंदी और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट इन एडिशन टू द इंग्लिश लैंग्वेज मे बी ऑथोराइज्ड विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड फॉर द पर्पस ऑफ द जजमेंट मेड बाय द हाई कोर्ट। अभी जस्ट हमने आपको बताया। ठीक है, आधिकारिक भाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 ये प्रदान करती है कि अंग्रेजी भाषा के अलावा आप किसी भी राज्य में हिंदी या आधिकारिक भाषा का उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको भारत की राष्ट्रपति की सहमति चाहिए और राज्य के राज्यपाल के द्वारा भी सहमति को अधिकृत किया जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये बात सभी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिस इज द साइक्लोन निसर्गा। ठीक है, निसर्गा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जिसके बारे में हमने चर्चा भी की थी, कल आपने देखा हो एक स्पेशल सेशन भी हमने इसके बारे में लिया था, उसी के बारे में बात कर रहे हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साइक्लोन निसर्गा। साइक्लोन निसर्गा के संबंध में कुछ बातें हैं जो आपको बतानी है मुझे चर्चा करके, क्या है क्या नहीं है। साइक्लोन फॉर्म्ड इन द अरेबियन सी साइड्स आर मोर फ्रीक्वेंट एंड स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ द बे ऑफ बंगाल। मैं इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, ये जो क्वेश्चन है मैं इसके अंदर एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, क्योंकि कल इसके अंदर पूरा स्पेशल सेशन हमने किया है। आप जाइए स्पेशल सेशन को देखिए अगर आपने नहीं देखा, और अगर आपने स्पेशल सेशन दिया है ना तो इस क्वेश्चन का जवाब आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साइक्लोन निसर्गा। ये कह रहा है निसर्गा साइक्लोन जो है उसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, बचाओ विचार करके। साइक्लोन्स फॉर्म्ड इन द अरेबियन सी साइड्स आर मोर फ्रीक्वेंट एंड स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ द बंगाल साइड। कह रहा है कि अरब सागर में जो साइक्लोन चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए चक्रवातों की तुलना में क्या होते हैं दोस्तों, स्ट्रॉन्ग होते हैं और ज्यादा आते हैं। मतलब अरब सागर में साइक्लोन ज्यादा आते हैं। क्या बात सही है? नहीं है सही। आपको पता है बंगाल की खाड़ी के साइक्लोन, आप एक एम्फान अभी आया था उसका देखो, पूरा कितना तबाही मचाई है उसने। और दूसरा महाराष्ट्र में आया है, तबाही हुई है, निसागरा से थोड़ा बहुत लाइफ डिसरप्ट हुई है, बट इतनी नहीं हुई है। साइक्लोन निसर्गा इज हेडेड टुवर्ड्स द कोस्ट लाइन ऑफ द वेस्ट बंगाल। पागल वाली बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं अरेबियन सी में तो वेस्ट बंगाल की तरफ थोड़ी ना जाएगा। सो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या है दोस्तों, गलत। दोनों स्टेटमेंट गलत है, आपसे पूछा है करेक्ट। सो इसमें से डी ऑप्शन होगा, Neither one nor two is the correct answer। ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि कल हमने पूरा सेशन किया बहुत डिटेल से। आप जाइए उस सेशन को देखिए, यही मेरा उद्देश्य है आपसे, यही मेरा एक आग्रह है आपसे। जल जीवन मिशन आप आजकल देख रहे होगे दोस्तों, जल जीवन मिशन जो है, देखो गर्मियां आ गई है ना, वाटर स्कैसिटी होने लग गई है ना, पानी की किल्लतें आने लगी हैं, तो सरकार ने जल जीवन मिशन स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो तो। जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या, देखो जल जीवन मिशन का उद्देश्य तो ये था कि हमें वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, हमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना, हमें दोबारा से कुछ भी करेंगे हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ये सारे काम हम करने वाले हैं। ये मतलब एक हमने मिशन मोड के अंदर हमने स्टार्ट किया था, हमने डिसाइड किया था, हमने डिसीजन लिया है, ठीक है। तो जल जीवन मिशन के अंदर हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू द वाटर कंजर्वेशन, हम जल संरक्षण करने वाले हैं, ठीक है। अब इस जल संरक्षण के तहत, इस जल जीवन मिशन के तहत हमने एक और भी योजना चलाई थी, हर घर जल, ठीक है, हर घर नल से जल, कुछ ऐसा अपनी एक ऐसी भी स्कीम थी। उसके तहत क्या था कि 2024 तक जितने भी अपने रूरल एरिया है, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर हम नल के द्वारा एकदम फुल्ली टैप वाटर का मतलब है नल के द्वारा हम उन घरों तक पानी पहुंचाएंगे। कब तक? 2024 तक, ठीक है। इसके लिए कुछ प्रावधान बनाए गए हैं। धीरे धीरे हर स्टेट्स को कुछ ना कुछ फंड अलॉट किए जा रहे हैं, कभी छत्तीसगढ़ को, कभी असम को, कभी मेघालय को, ठीक है, हर स्टेट्स को फंड अलॉट किए जा रहे हैं। हर दिन ये न्यूज में आता है, मैंने एक दिन आपको कवर भी कराया था जल जीवन मिशन पूरा का पूरा। सो पाइप्ड वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाय 2024 तक हर ग्रामीण घरों के अंदर आपको पाइप्ड वाटर सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करनी है। इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट एट द लोकल लेवल आपको मैनेजमेंट करना है। Coverage with other central and the state government scheme, creation of local infrastructure and reuse of the waste water in the agriculture, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जल जीवन मिशन। यार जल जीवन मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्या है, जल जीवन मिशन एम्स टू प्रोवाइड द फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन FHTC टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाय 2024। कह रहा है जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है पता है आपको, कि 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए जाए। ये बात तो बिल्कुल सही है, मैंने अभी तो बताया आप तो 2024 तक यही लक्ष्य है इसका। अच्छा, इसके लिए सरकार बजटरी एलोकेशन तो करती है, लेकिन साथ साथ आपके जो स्टेट्स हैं उनको एक्स्ट्रा बजटरी अलॉटमेंट जो है वो भी किया जाता है। सो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज आर मेड अवेलेबल फॉर द JJM एंड इज अलॉटेड along with the gross budgetary supports among the states and union territory as the allocation of the criteria, है ना। दोनों की दोनों बात एकदम सही है ना। तो C is the correct answer, both A and B। so both 1 and 2 जो है आपके दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है आपकी क्या है दोस्तों, करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए अपना सवाल का सही जवाब क्या होगा, अपना सही आंसर, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 1 and 2 बोथ। सो आपका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के दोनों आंसर जो हैं आपके क्या हैं, सही हैं, इसलिए सी विल बी द करेक्ट आंसर। सही जवाब क्या होगा आपका दोस्तों, सी आपका सही जवाब होगा। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड 445 करोड़ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द जल जीवन मिशन इन छत्तीसगढ़। मैंने बताया ना, कभी छत्तीसगढ़ में करते हैं, कभी मेघालय को देते हैं, कभी हम असम को देते हैं। तो लगातार केंद्र सरकार, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अलॉटिंग द फंड्स under the non-budgetary allotment to the various state for the implementation of the Jal Jeevan Mission, है ना। Everybody know about this and I also covered in the morning current affair classes, मैंने आपको कवर करके बताया भी था आपका। Recently we covered the Jal Jeevan Mission, the allotment
provided to the Meghalaya under the Jal Jeevan Mission. So this is the logo और the tagline contest for the Jal Jeevan Mission ये भी हुआ था। 50,000 रुपए आपको मिलेंगे अगर आप इनोवेटिव लोगो देंगे और 10,000 मिलेंगे अगर आप कैची टैगलाइन देंगे। भारत सरकार ने ये आपका स्टार्ट किया था, है ना। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को आपका क्या दिया गया था, गवर्नमेंट हैज प्रिपेयर्ड अ रोड मैप टू अचीव द 100% फंक्शनल टैप वाटर। ये हम सब बता चुके हैं, हर स्टेट का एक लक्ष्य है तो हमने उसमें कर रहे हैं। और इस मिशन के लिए जल शक्ति मिनिस्ट्री क्या है दोस्तों, नोडल एजेंसी है, मतलब वही इसका नोडल मंत्रालय है, पूरा काम धाम वही देखता है। पर्पस क्या है, 2024 तक सभी को हमें फुल्ली फंक्शनल टैप कनेक्शन जो है हमें हर हाउस होल्ड को पानी पहुंचाना है। वाटर इज द स्टेट सब्जेक्ट, देखो पानी एक स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य के अंदर आता है। दस द इंप्लीमेंटेशन हैज टू बी डन थ्रू द स्टेट्स, और इसीलिए इसकी इंप्लीमेंटेशन स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा ही होती है। द फंड रिलीज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑफ डिपॉजिटेड इन अ सिंगल नोडल अकाउंट SNA दैट विल बी मेंटेन्ड बाय द SWSM। पब्लिक फाइनेंस सिस्टम PFMS शुड बी यूज्ड ट्रैकिंग द फंड्स। देखो ये एक हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, ग्रांट दी जाती है, सरकार ग्रांट अलॉट करती है। अब ग्रांट को ट्रैक करने के लिए हमने क्या बनाया है दोस्तों, एक फंड, एक सिस्टम बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज आर मेड अवेलेबल फॉर द JJM एंड इट इज अलॉटेड अलॉन्ग विद द ग्रॉस बजटरी सपोर्ट्स अमंग द स्टेट्स यूनियन टेरिटरी एज पर द लोकेशन क्राइटेरिया। ये बात समझ में आई आपको। अगली बात करते हैं दोस्तों अनुपम वर्मा कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है दोस्तों, आप देख के ही समझ गए होंगे, अगर अंदाजा नहीं लगाया तो देख लो, आप देख के ही समझ जाएंगे कि अनुपम वर्मा कमेटी क्या है। ये बंदा क्या कर रहा है दोस्तों, ये पेस्टिसाइड्स है ना, आपका पेस्टिसाइड्स जो है वो छिड़क रहा है खेतों के अंदर। सो एक इन्हीं के ऊपर एक कमेटी बनी थी, अनुपम वर्मा कमेटी, विच इज इन न्यूज रिसेंटली रिलेटेड टू द फॉलोइंग्स। अनुपम वर्मा समिति जो हाल ही में खबरों में थी, निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी। पहला, tackling non-performing assets in the banks, assessing the scenario of the testing kits for the COVID-19 across the country, reform in the agricultural market or none of the above। आपको बताना है कौन सा सही स्टेटमेंट है। सो इसके अंदर से अगर मैं बात करूं none of these, बिकॉज यहां पर किसी में भी कहीं पर भी आपको देखो ये एग्रीकल्चर का नहीं दिखाया है। सो रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो ये न्यूज में था। और अनुपम वर्मा कमेटी इज एन एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म्ड टू फ्रेम अ पॉलिसी फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ द पेस्टिसाइड रेजिड्यू इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अनुपम वर्मा समिति एक विशेषज्ञ समिति है जो फलों और सब्जियों के कीटनाशक अवशेषों की निगरानी करने के लिए एक नीति के लिए बनाई गई थी, है ना। ये रहे अनुपम वर्मा जी। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैज बैंड 18 पेस्टिसाइड इन 2018। देखो इसकी सिफारिश के आधार पर कृषि मंत्रालय ने 2018 के अंदर 18 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया था। Union government recently has issued a draft order proposing a ban on the import, manufacturing, sale, transport, distribution of the 27 insecticides, a move that is likely to impact the agrochemicals। देखो अभी केंद्र सरकार ने आपका लगभग 27 इंसेक्टिसाइड्स हैं जिनके ऊपर बैन लगा दिया, उनके ट्रांसपोर्ट पर, सेल पर, मैन्युफैक्चरिंग पर, डिस्ट्रीब्यूशन से। तो इसमें बोला जा रहा है कि इट विल इम्पैक्ट द एग्रोकेमिकल्स। ये जो है वो कृषि रसायन फर्मों को क्या करने वाला है दोस्तों, प्रभावित करने वाला है। अगली बात करते हैं दोस्तों महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल। केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द CEGC। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री CGC का पदेन अध्यक्ष होता है। पहला, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू एस्टैब्लिश अ सेंट्रल इवोल्यूशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम बिसाइड एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मनरेगा 2005। 2005 के कार्यान्वयन पर सरकार को सलाह देने के अलावा एक केंद्रीय मूल्यांकन और राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है। द काउंसिल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये जो काउंसिल बनाई गई है, ये बात सही है, इट वॉज फॉर्म्ड अंडर द आई डोंट नो शेड्यूल 7 है और शेड्यूल 8 आई थिंक शेड्यूल 10 है। तो ये महात्मा गांधी जो मनरेगा एक्ट है उसी के अंडर में काउंसिल जो है वो आपका बनाई गई है। ये बात बिल्कुल सही है। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू एस्टैब्लिश अ सेंट्रल इवोल्यूशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम बिसाइड एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मनरेगा 2005। ठीक है, ये बात भी सही है। और जो हमारे यूनियन मिनिस्टर होते हैं ना, यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जो होते हैं, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द CEGC। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपकी सही है, डी इज द करेक्ट आंसर।
सो अभी अभी 21वीं मीटिंग हुई है आपकी। सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल वाज रिसेंटली हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड द पंचायती राज, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई है ये बैठक आपकी। अब मैंने बताया सेक्शन 10 जो है, सेक्शन 10 के अंडर में बेसिकली मनरेगा एक्ट जो है उसके तहत इसको बनाया गया है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जो रूरल डेवलपमेंट जो है वो आपके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं इसके, ये भी बात सही है। क्या क्या काम है इसके, देखो दोस्तों, केंद्रीय परिषद निम्नलिखित कार्यों और कर्तव्यों का पालन का निर्वहन करेगी। पहली बात क्या है, एक केंद्रीय मूल्यांकन और निर्णायक प्रणाली जो है वो स्थापित की जाएगी। एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द ऑल मैटर कंसर्निंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, ये अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों पर केंद्र सरकार को, ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका गोल चूज करना है यूपीएससी सीएससी, इसके बाद जाएंगे हम गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन। राइट नाउ ये कितने में है, 92,000 रुपए में। यू कैन गेट दिस कोर्स ओनली एट 52,000। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं सुमित 10 दोस्तों, सो यू विल गेट दिस कोर्स विद 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, 43,200 आपको ये कोर्स पूरा मिल जाएगा। बट याद रहे दोस्तों, आपको कोड क्या यूज करना है, यू हैव टू यूज दिस कोड सुमित 10। आपको सुमित 10 कोड यूज करना है एंड यू हैव टू प्रोसीड द पेमेंट्स, आपका हो जाएगा। जैसे ही आप कर लेते हैं ये, अगर आप खुद से करते हैं या तो मेरे से संपर्क करके कीजिए, अगर खुद से करते हैं तो आपको मुझे जस्ट एक मेल ड्रॉप कर देना है sumitrathi3@gmail.com पर। मुझे बताना है कि सर हमने आपका कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले लिया है, ताकि मैं आपका स्टडी प्लान जो है वो डिस्कस कर सकूं आपके साथ में, आपको गाइड कर सकूं फर्दर, ठीक है। आई होप आपको सभी को समझ में आ गया। सो ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग द टुडेज क्लास। और ध्यान रखना डेट दोस्तों क्या है अपनी 5 जून, ये तारीख याद रखना। टेक केयर, बाय बाय।